नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मैथ्स मैजिक पे। तो दोस्तों चलते हैं, आज हम लोग 27 नवंबर 2025 में जो शिफ्ट 2 में जो पूछे गए प्रश्न पे उस पे हम लोग चर्चा करते हैं। कल जो आपके शिफ्ट 1 में जो प्रश्न पूछे गए थे उसका 25 प्रश्न हम लोग देख चुके थे, बिल्कुल क्विकली सॉल्व के साथ, जिसमें कि आपको 25 से 30 मिनट के अंदर कैसे प्रश्न को पूरा प्रश्न को सॉल्व करना है वो हमने वहाँ पे सीखे थे। ठीक है, तो डेली 3 बजे ये क्लास आप लोग के लिए अवेलेबल यूट्यूब पे हो जाएगा। तो चलते हैं हम लोग सीधे प्रश्न की तरफ। यदि आप लोग सेशन से जुड़ गए हैं तो सेशन को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। जितने भी फ्रेंड्स ग्रुप डी या कोई भी एग्जाम्स कम्पिटेटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हो, उसको मैथ में समस्या हो, तो यहाँ से बिल्कुल छुटकारा मिलने वाला है। ठीक है, तो यदि आप लोग अभी तक चैनल से नहीं जुड़े हैं, चैनल से जुड़ के यानी कि सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑल पे क्लिक कर दीजिएगा। इससे होगा ये मेरे दोस्त कि कोई भी नोटिफिकेशन हो, या जॉब रिलेटेड नोटिफिकेशन या क्लास का कोई पीडीएफ हो, तो सबसे पहले आपको आपके पास नोटिफिकेशन के रूप में पहुंच जाएगा। ठीक है, कोई भी नोटिस हो, यदि पीडीएफ के फॉर्म में चाहते हैं मेरे दोस्त, तो सबसे पहले टेलीग्राम चैनल पे, सबसे पहले क्लास से भी पहले टेलीग्राम चैनल पे नोटिस जो है प्रोवाइड करवाया जाता है, आप लोग को अपडेट किया जाता है। तो आप लोग जाके टेलीग्राम चैनल पे ज्वाइन हो जाइएगा। हालांकि हम इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देंगे, वहाँ पे क्लिक करके टेलीग्राम पे में जाके ज्वाइन हो जाइएगा और पूरा अपडेट पल 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 का अपडेट आपके पास मिलता रहेगा। ठीक है, चलते हैं हम लोग सीधे प्रश्न की ओर। 27 नवंबर 2025 शिफ्ट 2 में जो पूछे गए थे महत्वपूर्ण 25 प्रश्न, आज हम लोग मैथ्स का प्रश्न को देखेंगे बिल्कुल इजी तरीका से। ठीक है, तो पहले नंबर प्रश्न में पूछा जा रहा है मेरे दोस्त कि दो संख्याओं का महत्तम समावर्तक यानी एचसीएफ 23 दिया गया है, उनका योग 161 है, तो उन संख्याओं के संभावित युग्म कितने होंगे, ये आपको तो मतलब कि वो दो संख्याएं कितने युग्म होंगे, कितने वो संभावित संख्याएं हो सकता है जिसका एचसीएफ 23 हो और उनका योग करने पर 161 प्राप्त हो। ठीक है, तो यानी हम मान लेते हैं दो संख्याएं ए बी है, दो अभाज्य संख्याओं का युग्म ए बी मान लेते हैं। ठीक है, यदि एचसीएफ 23 आ रहा है मेरे दोस्त, यदि एचसीएफ आप लोग के सामने 23 आ रहा है, तो कहीं ना कहीं दो संख्याओं में एचसीएफ 23 ये कॉमन होगा, क्योंकि एचसीएफ वो छोटी से छोटी बड़ी से बड़ी संख्या होता है कि जो दी गई संख्याओं को पूरी तरह विभाज्य करते, यानी 23 इसमें भी होगा और 23 इसमें भी होगा दो संख्या में, क्योंकि 23 तो दोनों में कॉमन होगा, एचसीएफ है। तो यहाँ से यदि हम 23 संख्याएं ए मान लेते हैं, 23 संख्याएं बी मान लेते हैं, तो दोनों का योग करने पर क्या 161 आना चाहिए। जी हाँ, तो यहाँ से 23 यदि कॉमन लेते हैं मेरे दोस्त, तो ए प्लस बी का जो वैल्यू निकल के आएगा 161 निकल के आएगा। तो 23 से ये कितने बार में जा रहा है, क्या 7 बार में। जी हाँ, तो ए प्लस बी का संभावित मान 7 लेना है आपको। ठीक है, तो ए प्लस बी 7 कौन कौन सी संख्याएं आ सकता है, या तो एक या 6 हो, ए एक हो या 6 हो, या ए 6 हो बी एक हो। दूसरा, या तो 2 और 5 हो, या तो 3 और 4 हो, और तो कोई नहीं हो सकते हैं। यानी 3 संभावित मान आप लोग के सामने निकल के आ गया। ठीक है, यहाँ पे हालांकि 3 मान निकल के आया, हो सकता है 5 मान भी निकल के आया। तो क्या पांचों संभावित मान हो सकते हैं? जी नहीं, बिल्कुल नहीं हो सकते हैं। तो आपको ये चेक करना है कि जो संभावित मान निकल के आया उसका एचसीएफ एक जिसका मान होगा वही आपका संभावित युग्म होगा। तो क्या इसका भी एचसीएफ एक होगा? जी हाँ, इसका भी एचसीएफ एक होगा। जी हाँ, इसका भी एचसीएफ एक होगा। जी हाँ, यानी कि संभावित युग्मों का मान 3 होगा। तो 3 इज राइट आंसर, ऑप्शन नंबर 3। ठीक है, हालांकि इस प्रश्न को आप यहाँ से क्लियर भी कर सकते हैं। जैसे मान के चलिए ए का वैल्यू 1 रखे, बी का वैल्यू 6 रखे, दोनों का योग करने पे 7, क्योंकि एचसीएफ 23 है तो दोनों में कॉमन होगा। तो 23 से इसको भी गुना कीजिए, 23 से इसको भी गुना कीजिए, तो ये क्या 23 हो गया। ठीक है, ये 23 से कितना हो जाएगा 138, क्या दोनों को योग करने के बाद 161 आएगा? जी हाँ, 61 आएगा। तो यही आपका प्रूफ हो गया कि हाँ क्लियर है कि 1 और 6 है। इसी प्रकार 2 5 को भी आप ट्राई कर सकते हैं। तो इतना ट्राई करने में नहीं जाना लेंदी में, आपको सिर्फ ये देखना है कि जो संभावित युग्म निकल के आ रहा है उसका एचसीएफ 1 हो रहा है या नहीं। यदि 1 हो रहा है तो वही आप लोग के लिए आंसर होगा, जैसे कि इस बॉक्स में दर्शाया गया है। ठीक है, चलते हैं हम लोग दूसरे नंबर प्रश्न की ओर। दूसरे नंबर प्रश्न में बोला जा रहा है यदि टेन ए का मान 1 के बराबर है तो साइन ए प्लस कॉस ए का मान क्या होगा, ये आपको बताना है। तो इसको चाहे आप फार्मूला के तौर पे भी बना सकते हैं, या तो आप वैल्यू पुट मेथड भी अपना सकते हैं। तो ए का वैल्यू कितना डिग्री रखे जिसका मान 1 के बराबर हो जाए? क्या मैं बोल सकता हूँ कि 45 डिग्री रखे इसका मान 1 के बराबर हो जाए, क्योंकि हम जानते हैं tan 45 का मान 1 होता है। ठीक है, तो यानी ए का वैल्यू 45 डिग्री के मान बराबर रख दीजिए। यदि हम 45 डिग्री ए का वैल्यू रखते हैं तो साइन 45 डिग्री का मान 1/√2 हो जाएगा। इसी प्रकार cos 45 का मान 1/√2 हो जाएगा ना। इसको यदि आप सरल कीजिएगा मेरे दोस्त, तो √2 कॉमन हो जाएगा, तो 2 ऊपर जाएगा। इसको सरलीकरण द्वारा आप यहाँ पे सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, इसको कटाना नहीं है, वहाँ पे इसको कटाना नहीं है ना। ठीक है, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे 2√2, और √2 को गुना कीजिएगा तो 2 हो जाएगा, 2 से 2 चला गया, तो यही आप लोग के सामने उत्तर आ जाएगा √2 इज राइट आंसर, ऑप्शन नंबर 3। ठीक है, तो वैल्यू मेथड जो है वो अप्लाई करना है, जल्द से जल्द आपके पास आंसर चले आएगा। चलते हैं तीसरे नंबर प्रश्न की तरफ। तीसरे नंबर प्रश्न में बोला जा रहा है कि एक वॉशिंग मशीन का
मूल्य एक टीवी के मूल्य से 10% कम है। यदि वॉशिंग मशीन का मूल्य 65% की वृद्धि होती है और टीवी के मूल्य में 34% की कमी होती है तो 5 वॉशिंग मशीन और 3 टीवी के क्रय मूल्य में कितने प्रतिशत का परिवर्तन होगा, ये आपको बताना है। ये प्रश्न इंपॉर्टेंट प्रश्न है मेरे दोस्त, वीवीआई प्रश्न है, क्योंकि ये प्रश्न हर एक शिफ्ट, कल भी जो मैंने फर्स्ट शिफ्ट में जो 27 नवंबर को जो पूछे गए थे प्रश्न, उसमें भी ये प्रश्न देखने को मिलेंगे। सिर्फ इसका ये नंबरिंग सिर्फ चेंजिंग था और ये प्रश्न आज भी देखने को मिले हैं और आगे संभावित प्रश्न में भी पूछे गए होंगे। ठीक है, ये पूछने का रीजन है क्योंकि इसमें कैलकुलेशन करना होता है, लेकिन हम आपको कैलकुलेशन करना बिल्कुल भी नहीं बताएंगे, बिल्कुल भी आसान तरीका से इसको कैसे कर सकते हैं। ठीक है, तो एक वॉशिंग मशीन और एक टीवी के मूल्य का अनुपात क्या हम निकाल सकते हैं यहाँ से। यदि टीवी के मूल्य से 10% कम है, तो यदि टीवी का मूल्य 100 था तो 10% कम का मतलब है कि वॉशिंग मशीन का मूल्य 90 रुपया होगा। यदि टीवी का मूल्य हम 100 रुपया माने तो। ठीक है, तो यहाँ पे बोला गया था कि 5 वॉशिंग मशीन और 3 टीवी के मूल्यों में कितने प्रतिशत का परिवर्तन होगा। तो एक वॉशिंग मशीन का मूल्य 90 रुपया, तो 5 वॉशिंग मशीन का मूल्य कितना हो जाएगा, 450 हो जाएगा। ये मूल्य का अनुपात है, याद रखिएगा, ये मूल्यों का अनुपात होगा। ठीक है, यदि एक टीवी का मूल्य दाम 100 रुपया है मेरे दोस्त, तो 3 टीवी का मूल्य का दाम कितना हो जाएगा, 3 टीवी का मूल्य क्या हो जाएगा, तो क्या बोल सकता हूँ, 300 रुपया। तो मूल्य का अनुपात क्या हो जाएगा यहाँ से, तो मूल्य का अनुपात 15 45, अब 15 दूनी 30, क्या 3 और 2 के अनुपात में चले आएगा। अरे क्या मूल्य का अनुपात 3-2 के अनुपात में चले आएगा। ठीक है, लेकिन वॉशिंग मशीन जो है ना, वॉशिंग मशीन में 25% की 65% की वृद्धि किया गया, यानी ये जो मूल्य है इसमें 65% की वृद्धि किया गया। ठीक है, और टीवी का मूल्य कितना था आपके पास, 2 रुपया था ना, अनुपात में था 2 ही रुपया, तो मान सकते हैं आप कितना इसमें किया गया था मेरे दोस्त, 34% का कम किया गया था। ठीक है, तो यहाँ से क्या निकल के आ जाएगा, आप लोग देख सकते हैं, 195 प्लस माइनस माइनस हो जाएगा 68। ठीक है, तो कितना रुपये निकल के चले आएगा, 127 रुपया। लेकिन ये टोटल पे मूल्य है, तो एक का मूल्य पे कितना रुपया चेंजेस होगा, तो 5 से भाग देने पे 25.4% का चेंजेस हो जाएगा। यही आप लोग का राइट आंसर होगा, 25.4% की वृद्धि हो जाएगा। ठीक है, समझ गए। चलते हैं हम लोग, थोड़ा सा आपको इसमें दिक्कत हो सकता है क्योंकि बिल्कुल ही इजी तरीका से इसको बताया गया था मेरे दोस्त, तो इसमें वही स्टूडेंट हो सकता है जिसका बेसिक पूर्ण रूप से कंप्लीट हो, जो समझ सके। हालांकि ये प्रश्न कल भी मैंने करवाए थे, तो उसमें बिल्कुल लेंदी जिस तरह बेसिक से बताया गया तो उसमें बेसिक से बताए थे, आज आपको शॉर्ट से बताया गया। हालांकि कल नहीं शॉर्ट से बताए गए थे, जिसमें कि अचानक आपको थोड़ा सा प्रेशर पड़ जाए कि आखिर कैसे सवाल आया है। ठीक है, तो यहाँ से आप इसी विधि से बिल्कुल बना सकते हैं, बिल्कुल ईजी तरीका से यहाँ से आपको बन जाएगा। चलते हैं चौथे नंबर प्रश्न की तरफ। यदि 3650 पर अंकित मूल्य एक वस्तु 730 रुपया में बेची जाती है तो छूट कितना प्रतिशत होगा, ये आपको बताना है। यानी कि ये आपका मार्क प्राइस यानी अंकित मूल्य दिया गया है, ये आपका शेयर प्राइस दिया गया है। ठीक है, तो 3650 रुपया था अंकित मूल्य, एक प्रोडक्ट पे 3650 रुपया उसमें दिख रहा था कि दाम है, लेकिन उसको बेचा जा रहा था 730 रुपया में, तो कितना बोल सकते, कितना रुपया का छूट हो गया यहाँ पे। अरे कितना रुपया का छूट हो गया, तो दोनों में अंतर करने पर आपको पता चल जाएगा। तो छूट जो होगा हो गया मेरे दोस्त 2920 रुपया छूट दिया गया है। तो किस पे छूट दिया गया, जो मार्क छूट हमेशा मार्क प्राइस पे दिया जाता है, तो मार्क प्राइस क्या है आपका 3650 रुपये है। ठीक है, तो ये तो छूट हो गया रुपये में, तो 100 करने पर परसेंटेज में यहाँ से निकल के चले आएगा। तो यहाँ से 365 अट्ठे 2920 हो जाएगा मेरे दोस्त, तो यहाँ से 80%, यानी कि 80% आप लोग मार्क प्राइस पे छूट दीजिएगा, तो 730 रुपया में वो प्रोडक्ट बेचा जाएगा, जिसका मूल्य 3650 रुपया अंकित किया गया हो। ठीक है, तो 80% इज राइट आंसर, डिस्काउंट। समझ गए। चलते हैं 5वां नंबर प्रश्न की तरफ। 5वां नंबर प्रश्न में बोला जा रहा है, एक भाई अपनी बहन से 6 वर्ष बड़ा है, उसकी वर्तमान आयु का योग 38 वर्ष है, तो अब से 15 वर्ष बाद बहन की आयु वर्षों में क्या होगी, आपको बताना। यानी एक जो भाई था वो बहन से 6 साल बड़ा था। ठीक है, दोनों का योग, वर्तमान आयु का योग, जो वर्तमान आयु है उसमें 38 साल दिया गया था, तो वर्तमान आयु का योग यदि 38 साल है तो उसमें तो 6 साल तो भाई बड़ा होगा। यदि इसमें 6 हम माइनस कर दें तो क्या मैं बोल सकता हूँ कि दोनों का जो एज होगा 16 साल होगा, यानी कि ब्रदर और सिस्टर का जो एज हो जाएगा 16 साल हो जाएगा। लेकिन 6 साल तो बड़ा इसका भाई था, यानी कि 22 साल भाई का हो जाएगा और बहन का 16 साल हो जाएगा। यहाँ से आप समझ गए। ठीक है, तो बोला जा रहा है अब से 15 वर्ष बाद बहन की आयु क्या होगी, तो 16 साल तो अभी वर्तमान आयु था बहन का, और 15 साल बाद यदि इसमें 15 ऐड कीजिएगा कहीं ना कहीं 31 साल निकल के आ जाएगा, तो यही उम्र होगी बहन का 15 साल बाद आयु। क्लियर है। ठीक है, तो हम यहाँ 6 माइनस इसलिए किए, 6 माइनस करके दोनों एज को बराबर हम इसलिए क्यों, क्योंकि साफ साफ बोला जा रहा है 6 साल बड़ा है बहन से, तो 6 साल यदि बहन से बड़ा है और वर्तमान आयु का योग दिया गया, तो यदि 6 माइनस कर देंगे तो कहीं ना कहीं दोनों का आयु बराबर हो जाएगा। ठीक है, यानी 6 साल पहले भाई का आयु और अभी बहन का आयु बराबर तो होगा ना, 6 साल ऐड करेंगे तभी तो 22 साल हो जाएगा। ये दोनों का जो यदि आप योग कीजिएगा तो वो 38 के बराबर चले आएगा। समझ गए, बिल्कुल क्लियर है। चलते हैं छठे नंबर प्रश्न की तरफ।
एक दुकानदार ने एक वस्तु को 85.5 रुपये में इतना परसेंट के लाभ पर बेचा, तो यदि उसने इतने रुपया में बेचा होता तो वो लाभ या हानि क्या होता, ये आपको बताना है। ठीक है, तो 12.5% लाभ पे किसी वस्तु को बेचा तो कितना रुपये लाभ पे बेचा होगा, तो यानी 12.5% का वैल्यू 1/8, लेकिन प्रॉफिट पे बेच रहा है यानी 9/8 पे बेचा होगा, लेकिन बेच कितना रहा है 85.50 पैसे। ठीक है, तो यहाँ से क्या मेरा सीपी निकल जाएगा, जी हाँ 100% निकलेगा। तो इसको कीजिएगा 9×9 = 81, 9×5 = 45, 8×5 = 40, 4 हो जाएगा, 9×8 = 72, 4 76, यानी कि कॉस्ट प्राइस जो होगा आपका 76 रुपया होगा। और वही बोल रहा है कि ये वस्तु को अब जो बेचना है आपको 81 रुपया 7 पैसा में बेचना है। तो कहीं ना कहीं 76 रुपया में आप खरीदे, 81 रुपया 70 पैसा में आप बेच रहे, कहीं ना कहीं फायदा यहाँ पे हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है। तो प्रॉफिट हो रहा है तो हानि तो नहीं हो सकता। ठीक है, एक नज़र ऑप्शन पे रखना है आपको। तो कितना रुपया का फायदा हो रहा है यहाँ पे, तो फायदा आप देख सकते हैं 5.7 पैसा का फायदा हो रहा है। किस पे हो रहा है, सीपी पे हो रहा है, कॉस्ट प्राइस पे हो रहा है, 76 पे हो रहा है। परसेंटेज निकालने के लिए हमेशा 100 से गुना करते हैं, तो दशमलव उड़ाइएगा यहाँ पे, ये दोनों कट जाएगा, यानी 570 अब देखिए 76, यही आप लोग के लिए जो भी होगा परसेंटेज में प्रॉफिट होगा। ठीक है, तो अप्रोक्सली कितना बार में जा रहा है, तो क्या ये 8 बार में जाएगा, नहीं 8 बार में ज़्यादा हो जाएगा, 600 के करीब चले जाएगा, यानी ये भी नहीं हो सकता। तो एक ही ऑप्शन बचे, हम भाग भी नहीं देंगे, तो यहाँ से ऑप्शन द्वारा छांट के आप लिख सकते हैं। समझ गए, ठीक है। चलते हैं 7वां नंबर प्रश्न की तरफ। 7वां नंबर प्रश्न, इसको आप गुना करने के चक्कर में मत पड़िएगा, नहीं तो काफी लेट हो जाएगा आप लोग के लिए। तो ये देख सकते हैं ये दोनों संख्याएं बराबर है, तो हम इसको ए मान लेते हैं, ए गुना ए, माइनस ये भी संख्याएं बराबर है तो इसको मान लेते हैं बी गुना बी। तो ये 10,808 क्या ए और बी प्लस करने के बाद आएगा, जी नहीं, ए और बी माइनस करने के बाद आएगा 10,808। ठीक है, तो यहाँ से क्या निकल के चले आया, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इंटू ए माइनस बी। ठीक है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला क्या हो जाता है, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। ठीक है, और नीचे जो संख्याएं होगा ए माइनस बी होगा, तो ये दोनों कट जाएंगे, तो यानी ए प्लस बी हो जाएगा। यही आप लोग के लिए राइट आंसर होगा, ए ए प्लस बी। तो यानी ए माने थे किसको आप, 32,672 को, और बी किसको माने थे आप, 21,864 को। ये दोनों को ऐड करने के बाद मेरे दोस्त, यदि ये दोनों को जोड़िएगा 6 हो जाएगा, 7 6 13, हाथ में 1, 814 1 15, यानी 536 लास्ट 3 डिजिट होगा। लास्ट 3 डिजिट 536, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, तो यही ऑप्शन है राइट नंबर, ऑप्शन नंबर। समझ गए, बिल्कुल इजी प्रश्न थे, इसमें ज़्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। चलते हैं हम लोग 8वां नंबर प्रश्न के साथ। 8वां नंबर प्रश्न में बोला जा रहा है, राजीव और सचिन ने क्रमशः 160 रुपये और 1690 रुपये की राशि निवेश करके एक व्यवसाय प्रारंभ किया। यदि उनके द्वारा अर्जित लाभ में राजीव का भाग 720 रुपया है, तो उनके द्वारा एक साथ अर्जित कुल लाभ रुपये में कितना होगा, ये आपको बताना है। तो एक बात याद रखिएगा, कहीं भी कोई 2 मित्र या 3 मित्र या 4 मित्र कहीं भी पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं, उसमें तो कुछ तो लाभ होगा। कहीं आप पैसा बिजनेस पे लगा रहे हैं मेरे, तो उसमें तो कुछ ना कुछ तो प्रॉफिट होगा। ठीक है, और कुछ ना कुछ समय के लिए आप लगाए होंगे वो पैसा। ठीक है, तो यदि आप कोई भी धन इन्वेस्ट किए, यदि समय बराबर के लिए, जैसे मान के चलिए 2 मित्र थे राजीव और सचिन, राजीव और सचिन ये दोनों सेम मतलब समान समय के लिए धन लगाए, तो जो भी इसका प्रॉफिट होगा, तो जो धन लगाया उसके अनुपात में बांटा जाएगा। यानी जो कम धन लगाया उसको कम प्रॉफिट मिलेगा, जो ज्यादा धन लगाया उसको ज्यादा प्रॉफिट मिलेगा। ठीक है, और यदि जो इन्वेस्ट किया गया था पैसा, वो सेम पैसा इन्वेस्ट कर, मान के चलिए राजीव और सचिन ने सेम पैसा यहाँ पे इन्वेस्ट किया होता, बराबर किए होते, तो समय यदि असमान होता, यदि ये 1 साल के लिए करता या वो 2 साल के लिए करता, तो जो भी इसका लाभ होता वो समय के अनुपात में बांटा जाता। ठीक है, सिंपल कहने का मतलब ये है कि यदि कोई भी दो, यदि समय या धन बराबर हो जाए, तो जो असमान होगा उसके अनुपात में धन को बांटा जाएगा। ठीक है, तो राजीव ने और सचिन ने कितना इन्वेस्ट किए थे, 600 160 और 1690, इसका रेशियो क्या आ जाएगा, 16 और 169। ठीक है, इसी पे हमको बांटना, क्योंकि समय का चर्चा नहीं किया गया, तो हम मान सकते हैं समान समय के लिए ये दोनों किए थे। ठीक है, तो राजीव का भाग लाभ में से 720 रुपया था, तो राजीव का लाभ पूरे भाग में कितना था, 720 रुपया, लेकिन राजीव को 720 रुपया प्रॉफिट के रूप में मिला था। लेकिन धन इन्वेस्ट कितना अनुपात में किया था, 16 के अनुपात में किया था। तो यानी 16 का वैल्यू आप लोग के सामने 720 है, तो एक का वैल्यू क्या हो जाएगा, यहाँ से 45 हो जाएगा ना, एक का वैल्यू 45 हो जाएगा। ठीक है, यदि एक का वैल्यू 45 हो गया मेरे दोस्त, तो यहाँ पे क्या पूछा जा रहा है, सचिन का लाभ पूछा जा रहा है, जी नहीं, अर्जित कुल लाभ पूछा जा रहा है, कुल लाभ। यानी लाभ को तो हम तो इसी के अनुपात में बांट रहे थे लाभ, तो यानी इन दोनों का कुल क्या हो जाएगा, तो 9 6 15 यानी 85, 185। तो एक का वैल्यू जो है, एक का वैल्यू का प्रॉफिट 45 रुपया है, तो 185 का वैल्यू का प्रॉफिट कितना होगा, तो 45 से गुना कीजिएगा। तो इसको गुना करने के बाद मेरे दोस्त 45 5 से 225, 5 हाथ में 22 यानी 2, कोई भी संख्या होगा इकाही 2 डिजिट 25 होगा, इकाही 2 डिजिट 25 होगा, यानी यही आप लोग के सामने उत्तर चले आएगा। ठीक है, आप ऐसे भी देख सकते हैं ना, 5 5 25, इकाही डिजिट पे 5 होगा, तो ये तो और ये तो नहीं हो सकते हैं। तो इसी तरह ऑप्शन कुछ सवाल ये होते हैं, कैलकुलेशन न करके आप लोग ऑप्शन से भी छाट सकते हैं। ठीक है, तो नजर सब तरह एग्जाम फॉर्म में नजर बरकरार रखना। समझ गए, चलते हैं हम लोग 9वें प्रश्न की तरफ, बिल्कुल इजी वे इसको देखेंगे। अमल के निवेश
हाँ, अमल के निवेश का बाजार मूल्य 2021 में 5%, 2022 में 6%, 2023 में 10% क्रमिक रूप से बढ़ता है। ठीक है, तो इसका जो प्रारंभिक मूल्य था 5,50,000 रुपया था, तो 2023 के अंत में इसके मूल्य में कितना परसेंट हो जाएगा बढ़ के, ये आपको बताना। ठीक है, थोड़ा कैलकुलेटिव सवाल है, बिल्कुल हम लोग इजी पे देखेंगे। तो 5% 2021 में, 2022 में 6%, तो एकल कितना छूट यानी क्रमिक कितना छूट बढ़ जाएगा। तो ए बी फॉर्मूला यहाँ पे आप लोग यूज करते हैं, ए बी प्लस ए बी पे 100। ठीक है, इसके द्वारा हम लोग देख लेंगे कि 5% 2021 में, 22 में 6%, दोनों मिला के कितना परसेंट बढ़ोतरी होगा 2 साल में। तो यानी एक में 5% बढ़ा था, दूसरे में 6% बढ़ा था, 5 गुना 6 बटे 100। ठीक है, तो दोनों मिला के कितना परसेंट आ जाएंगे, 6 5 11.30% बढ़ोतरी 2021 और 22 में मिला के हुआ था। ठीक है, अब हम 2023 को भी इसके साथ ऐड करेंगे मेरे दोस्त। तो पहले 2 साल में कितना बढ़ा था, 11.30, फिर इसके बाद 2023 में 10%, फिर यहाँ से इसको जीरो ना लिखे 11.3 सिंपल लिख सकते हैं आप, 11.3 गुना 10 का बेटे 100 करते हैं ना आप, इसको 10 को उड़ाइए, यहाँ चले आएगा, ये दोनों कट जाएगा, यानी 1.13 ये इसका वैल्यू निकल के चले आएगा। तो क्या आ जाएगा मेरे दोस्त, 21.3 प्लस 21.3 प्लस क्या आ जाएगा 1.13। ठीक है, यदि आप इसको ऐड करते हैं तो क्या हो जाएगा 22.43%। क्या इतना परसेंट बढ़ोतरी होगा, क्या इतना परसेंट बढ़ोतरी होगा, जो 2021 में मूल्य प्राइस था उसमें इतना परसेंट वृद्धि होगा 2023 के अंत में। तो यानी आपके पास मूल्य क्या था मेरे दोस्त, 5,50,000, 5,50,000 यही तो है ना, 5,50,000 रुपया आपकी प्रारंभिक मूल्य था, प्रारंभिक मूल्य था, लेकिन वृद्धि 2023 के अंत में कितना तक हो गया आपका 22.43 हो गया, यानी कि वृद्धि करने के बाद मूल्य खोजा जा रहा है ना। तो वृद्धि कितना का हो गया मेरे दोस्त 22, हम इसको 43 से लिख सकते हैं, 100 दशमलव और परसेंटेज 100 यानी 4040 ये चले जाएगा। ठीक है, इसको आप भाग दीजिएगा तो कितना हो जाएगा, 55 दिया 165, या 5 हाथ में 16 हो गया, और 55 चौके 220, 220 हो गया ना, 220 ऐड कीजिएगा तो 236 हो जाएगा, 6 हो जाएगा यानी 23 हो जाएगा हाथ में, और 55 दूनी 110, 110 इसमें ऐड कीजिएगा तो कितना हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा, यानी कि 13 हाथ में रहेगा, और 110 और 13 कितना हो जाएगा 123 हो जाएगा, 123 हो जाएगा, यानी इतना रुपया की वृद्धि हो जाएगा, इतना रुपया का वृद्धि हो जाएगा। तो आपका प्रारंभिक वेतन था 5,50,000, आपका प्रारंभिक मूल्य तो 5,50,000 थे ना, इसमें वृद्धि कितना हो रहा है 1,23,000, दोनों को ऐड करते हैं मेरे दोस्त तो 6, 3 इकाई डिजिट, इकाई 3 डिजिट 365 होगा, यदि हम 4 डिजिट जोड़ते हैं मेरे दोस्त तो 3365 हो जाएगा, 3365 इज राइट आंसर, ऑप्शन नंबर 2। ठीक है, समझ गए। इसको आप बेसिक तरीका से भी कर सकते थे, कैसे कर सकते थे कि पहले आप ले लिए, पहले आप कैसे कर सकते थे इसको, यदि सिंपली इस तरीका से करना चाहते थे तो 5,50,000 हो गया, 5,50,000 हो गया, इसमें आपको पहले 105% का वृद्धि करते, फिर आप 106% का वृद्धि करते, फिर आप 110% का वृद्धि करते। ठीक है, तो फिर यहाँ से इसको ऐसे उड़ाते, और 2 2 4 तो यहाँ से गायब हो जाता मेरे दोस्त ये, और क्या हो जाता है ये 5 से 11 चले जाता, 5 दूनी 10 चले जाता, और 2 से ये 53 चले जाता। ठीक है, फिर यहाँ से आप करते 3 का 3, 5 या 15, 5 का 5, इस तरह गुना करना पड़ता, क्या क्या 11 गुना करना पड़ता 105 पे, फिर आपको 53 से गुना करना पड़ता, फिर आपको 11 से गुना करना पड़ता। ठीक है, तो कहीं ना कहीं ये आपको लेंदी प्रोसेस जाएगा इतना गुना करने के बाद। ठीक, सबसे अच्छा आप लोग का मेथड ईजी है, क्योंकि हम जितने 3 सालों में बढ़ोतरी हुआ था इसको एकल में हम कन्वर्ट कर दिए कि इकट्ठा यदि बढ़ोतरी करें तो कितना परसेंट होता, तो इकट्ठा आप बढ़ोतरी करते तो 22.43% होता। तो सिंपली में जो आपका 2021 में जो धन था उसमें डायरेक्ट हम 22.43% यदि बढ़ा देंगे तो वो धन आ जाएगा, सिंपली यहाँ से वो ला सकते हैं, समझ। ठीक है, चलते हैं 10वां नंबर प्रश्न की तरफ। 10वां नंबर प्रश्न में बोला जा रहा है कि संख्याएं आपके सामने दी गई हो, इसका माध्यका क्या होगा ये आपको बताना है। माध्यका वो संख्याएं होती है जो बीच में आए मेरे दोस्त, जो बीच में आए वो संख्याएं, जैसे मान के चलिए सबसे पहले आपको क्या करना है, माध्यका यदि बेसिक तौर पर निकालना है तो सबसे पहले संख्याओं को आरोही क्रम में लिखिए, सबसे पहले संख्याओं को आरोही क्रम में लिखिए, इसके बाद बीच वाली जो संख्याएं हैं वही उसका माध्यका, यदि वो विषम संख्याएं हैं तो, यदि सम संख्याएं हैं तो सतमा, छठा और सतमा जो अंक आएगा वो संख्याएं आप लोग के लिए होगा। जैसे कितनी संख्याएं पहले हमको ये काउंटिंग करना है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, यानी कि n जो है संख्याओं का मान 12 हो जाएगा। यहाँ तक समझ गए आप, यानी जो भी संख्याएं का n का मान हो जाएगा ये 12 हो जाएगा। तो यानी 12 जो संख्याएं हैं इसमें बीच में तो कोई एक संख्या तो आएगा नहीं, यानी छठा और सतमा आ जाएगा।
जो दो बीच में आएगा वो छठा और सतवां हो जाएगा। यही छठवां संख्या और सतवां संख्या का योग करके 2 से भाग दे देना है आरोही क्रम में सजा के। तो सबसे पहले आरोही क्रम में छठा संख्या कौन सा होगा हम देखते हैं। आरोही क्रम सबसे छोटा कौन होगा, 1 2 3 और 3 आ रहा है नहीं, 3 4 5, ये छठा हो गया, ये सतमा हो गया। यही है ना आरोही क्रम, छठा और सतमा। तो छठा और सतमा को योग कीजिए और 2 से भाग दीजिए, यही आपका माध्य का चले आएगा। माध्य का 5 निकल के चले आएगा मेरे दोस्त। राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4। ठीक है, तो इसको अब इतना जैसे मान के चलिए, तो 12 संख्या दिया गया था, कहीं हो आपका 23 संख्याएं दिया गया हो, 20 संख्याएं दिया गया हो, तो उसमें आरोही क्रम में सजाना है बैठिएगा, बिल्कुल नहीं करना है। सबसे पहले आपको गिनती करना है कितना है इसमें। सबसे पहले गिनती, जैसे मान के चलिए इसमें 12 संख्या, एन का वैल्यू 12 था, यदि 11 होता तब तो हम जानते हैं 5 इधर छठवा जो संख्या होगा वही होगा आरोही क्रम में छठवां। लेकिन यहाँ 12 था, तो हम समझ गए कि जो संख्याएं बीच में बचेगा, सिंगल संख्याएं नहीं बचेगा, 2 संख्याएं बचेगा, यानी छठा और सतमा का जो संख्याएं होगा उसको योग करके 2 से भाग। तो हम आरोही क्रम में डायरेक्ट छठा और सतमा संख्या यहाँ से ऐड कर लेंगे। ठीक है, इतना आपको फास्ट रखना होगा एग्जाम सॉल्व में, जिसमें कि कीमती समय आपका बचत हो सके। ठीक है, 11 नंबर प्रश्न की तरफ चलते हैं। 11 नंबर प्रश्न में बोला जा रहा है, एक दुकानदार एक वस्तु के मूल्य इतना अंकित करता है, क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। यदि 28% छूट देने के बाद भी उसे क्रय मूल्य पर 26% का लाभ प्राप्त होता है। सिंपली इसमें आप इस फॉर्मूला का यूज कीजिएगा मेरे दोस्त, कि सीपी और एमपी का जो अनुपात होगा ना, सीपी और एमपी का अनुपात होगा 100% में जो इसका जो अंकित मूल्य में जो छूट दिया जाएगा और जो इसका क्रय मूल्य में जो प्रॉफिट हुआ जाएगा, इसके अनुपात के बराबर। ठीक है, तो इसका कॉस्ट प्राइस कितना था हमको पता नहीं है, हम एक्स मान लेते हैं कॉस्ट प्राइस। अंकित मूल्य कितना था, मार्क प्राइस कितना था, 5670 रुपया था। ठीक है, बराबर करना है। कितने रुपये छूट दे रहे थे, 28 रुपया, तो कहीं ना कहीं यहाँ 72 आ जाएंगे। और कितने प्रॉफिट हो रहे थे सीपी पे, 26 रुपया, यानी 126 रुपया। तो यहाँ से करते हैं 18 चौक 72, 18 से 126 और 7 से 7 अठे 56, 7 एक 7, जीरो हो जाएगा। तो एक्स का वैल्यू क्या निकल के चले आएगा मेरे दोस्त, 0 8 चौक 32, यानी 3240 आप लोग के लिए कॉस्ट प्राइस निकल के चले आएगा। 3240 इज राइट आंसर। ठीक है, बिल्कुल आप लोग को लेंदी नहीं जाना है, बिल्कुल शॉर्ट तरीका से आप लोग को बनाना है। तो इसको आप इस तरह सवाल आपको मिल जाए तो हमेशा कॉस्ट प्राइस और मार्क प्राइस का जो अनुपात होगा वो हमेशा बराबर होगा। जो आपका डिस्काउंट दिया गया था मार्क प्राइस पे और जो प्रॉफिट हो रहा था कॉस्ट प्राइस पे, यानी कि क्रय मूल्य पे, उस अनुपात के बराबर कर देना। समझ गए। चलते हैं 12 नंबर प्रश्न की तरफ। 12 नंबर प्रश्न में बोला जा रहा है कि ये संख्याएं दिया गया था, इसका समांतर माध्य क्या होगा। माध्य क्या होता है कि कुल संख्याओं का योग, कुल संख्या का योग। अब बेटे कुल संख्या, अरे यही तो माध्य होता है ना, यही तो माध्य होता है ना मेरे दोस्त। कुल संख्याओं का योग बेटे कुल संख्या, तो कुल संख्याओं का योग बेटे कुल संख्याएं करेंगे तो कहीं ना कहीं आपको सब संख्याओं को योग करना पड़ेगा। तो हम योग ना करके यदि हम सिंगल डिजिट देखें तो सिंगल डिजिट सब में अलग अलग आ रहा है, तो सिंगल डिजिट के प्रोसेस से हम लोग जाएंगे। तो सिंगल डिजिट जोड़ते हैं, 8 6 14, 14 9 23, 23 7 30, 3 33, 5 38, 38 3 41, 41 7 48, यानी कि इकाई डिजिट पे 8। कुछ भी संख्या होगा इकाई डिजिट पे 8 होगा, यानी कुल संख्याओं का योग, कुल संख्याओं का योग जो भी होगा इकाई डिजिट पे 8 होगा। अब कुल संख्याएं कितना है, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यानी कुल संख्याएं 9। कोई भी संख्याएं ऊपर में जिसको आप भाग देना हो इकाई डिजिट पे, यदि 8 हो मेरे दोस्त और 9 से भाग देना हो, तो क्या मैं बोल सकता हूँ कि किसी भी संख्या से ये विभाज्य होगा, लेकिन इकाई डिजिट पे 2 होगा, क्योंकि 9 दूनी 18। ठीक है, तो कोई भी आंसर होगा इकाई डिजिट पे 2 माध्य होगा, तो 2 एक ही ऑप्शन में, 4 इज राइट आंसर, ऑप्शन 4। समझ गए। ठीक है, कुल संख्या योग आप कर सकते थे, कोई बड़ी बात नहीं है। कुल संख्या योग करके जितनी संख्या उससे आप भाग देके आंसर निकाल सकते हैं, लेकिन समय बचाना है आपको। बार बार हम बोल रहे हैं आपको समय बचाना है, तो कहीं ना कहीं थोड़ा थोड़ा समय बचा के आप लोग एक जगह इकट्ठा समय बचा सकते हैं। ठीक है, क्योंकि आप जानते हैं मेरे दोस्त बूंद बूंद से खराब होता है, इसी प्रकार समय आपको बचाना अति महत्वपूर्ण है। 13 नंबर प्रश्न की तरफ चलते हैं। 13 नंबर प्रश्न में बोला गया कि अमित और दीक्षा ने मिलकर 15,700 व्यवसाय में निवेश किए। ठीक है, वर्ष के अंत में 6,000 के कुल लाभ में से अमित का भाग 2100 था, का अमित का निवेश क्या है ये आपको बताना। तो आपको पहले भी हम बता चुके हैं मेरे दोस्त कि जब भी समय बराबर हो, यदि इन्वेस्ट किया गया पैसा यदि समय बराबर हो, याद रखें जब भी समय बराबर हो तो धन का अनुपात एनी टाइम जो होगा या तो जो इन्वेस्ट किया गया था उस पर बटाएगा, या जो आपका प्रॉफिट हुआ है उस पर जो है धन, आपका जो धन इन्वेस्ट किया गया था उस पर बचाएगा। जैसे कुल लाभ कितना हो रहा था, 6,000 रुपया, तो अमित का भाग, तो इसमें अमित का भाग कितना था, 2100। तो दीक्षा का भाग क्या होगा, यदि 6,000 में 2100 मेरे दोस्त माइनस कीजिएगा तो वही तो दीक्षा का भाग होगा ना। तो दीक्षित का भाग कितना हो जाएगा इसमें, यानी 903 3900, अरे होगा ना 3900। इसको रेशियो में कन्वर्ट कीजिएगा मेरे दोस्त तो कितना हो जाएगा, 7 से नहीं जाएगा ना, 3 से जाएगा, 3 7 21,
3 से तृतीया 39, यानी 7 और 13 के अनुपात में ये लाभ का अनुपात हो गया, ये लाभ का अनुपात हो गया। तो इसी के अनुपात में आपको बांटना है धन को, जितना धन इन्वेस्ट किया था। क्यों? क्योंकि वर्ष इसमें समान है। तो इसी के अनुपात में यदि बांटते हैं 15,700, ठीक है। तो 7 और 13 कितना हो जाएगा? 20। 20 का वैल्यू ऑलरेडी दिया गया था, एक का वैल्यू यहाँ से निकल जाएगा क्या? हाँ, 2 सते 14 और 2 अठे 16, 2 पंचे 10, यानी 785 रुपया एक का वैल्यू निकल गया। तो आपसे पूछा गया अमित का निवेश किया गया धन कितना था, तो अमित का निवेश 7 के अनुपात में किया था ना, एक का वैल्यू 785, 7 का वैल्यू क्या हो जाएगा? यानी 7 पचे 35, इकाई डिजिट पे 5 होगा, तो यानी ये उत्तर और ये उत्तर नहीं हो सकते हैं। और 8 सते 56 और 56 × 59, यानी सेकंड डिजिट पे 9 होगा, ये नहीं हो सकते हैं। तो इट्स राइट आंसर ऑप्शन पर। समझ गए? तो बिल्कुल आपको बिल्कुल कैलकुलेशन नहीं करना है, पूरा भाग जिसमें आपका आंसर आ जाए उतने ही प्रोसेस आपको करते जाना है। समझ गए? चलते हैं हम लोग 14 नंबर प्रश्न की तरफ। 14 नंबर प्रश्न में बोला जा रहा है 160 मीटर 140 मीटर लंबाई वाले दो ट्रेन एक ही दिशा में 100 किलोमीटर प्रति घंटा और 130 किलोमीटर प्रति घंटा चाल से चल रही है। तो पीछे से आ रही तेज ट्रेन को दूसरी ट्रेन को पूरी तरह से पार करने में कितना समय, यानी मिनटों में कितना लगेगा, ये आपको बताना है। तो जब भी ये प्रश्न आए मेरे दोस्त, हमेशा एक बात याद रखना है, जब भी दो ट्रेन समान डायरेक्शन में जाए, जब भी दो ट्रेन समान दिशा में, जैसे मान के चलिए इस दिशा में जा रही हो ट्रेन और दूसरी भी ट्रेन इसी दिशा में जा रही हो, तो उसका चाल हमेशा घटता है, उसका चाल हमेशा घटता है, ये बात याद रखिएगा। और जब भी दो ट्रेन अपोजिट डायरेक्शन में आए तो उसका चाल जो हो जाएगा मेरे दोस्त हमेशा जुटेगा, हमेशा जुटेगा, ठीक है। लेकिन दोनों कंडीशन में ट्रेन की लंबाई हमेशा जुटेगी, दोनों कंडीशन में ट्रेन की लंबाई हमेशा जुटेगी, चाहे वो एक ही तरफ जा रही हो या अपोजिट तरफ आ रही हो, ट्रेन की लंबाई, दोनों ट्रेन की लंबाई हमेशा जुटेगी, लेकिन चाल में अंतर चले जाएगा, ठीक है। तो यहाँ 160 मीटर 140 मीटर ट्रेन, दो ट्रेन एक ही दिशा में जा रही हो, ट्रेनें एक ही दिशा में जा रही हो, कहीं ना कहीं चाल इसमें घटेगा। एक ही दिशा में जा रही हो तो चाल घट जाएगा ना, लेकिन दोनों कंडीशन में लंबाई जुटेगा, ठीक है। तो कितने कितने मिनटों में पार कर जाएगी। समय खोज रहा है, इसमें समय क्या होता है? दूरी बेटे चाल, दूरी बेटे चाल हो जाता है। तो दूरी क्या है? दूरी नहीं दिया, वो ट्रेन की लंबाई खुद ही तो वो दूरी है, यानी 160 140 300, दूरी 300 हो गया, क्या है? मीटर में है। चाल, एक ही ट्रेन एक ही दिशा में जा रहा है, चाल घटेगा, यानी कि 130 किलोमीटर में 100 किलोमीटर चले जाएगा तो कितना बचेगा? 30 किलोमीटर प्रति घंटा। लेकिन इसको मीटर पर सेकंड में बदलने के लिए 5/18 से आपको गुना करना पड़ेगा। तो 6 पंचे 30 और 6 तिया 18, यानी 5 पचे 25 बटे, सॉरी 5 पचे 25/3 से आपको भाग देना पड़ेगा, क्योंकि चाल से आप भाग देते हैं ना, तो ये ऊपर 3 चले आएगा, तो कहीं ना कहीं ये क्या हो जाएगा? ये सेकंड में आपका आंसर आएगा, ठीक है। क्योंकि ये मीटर में था, ये मीटर पर सेकंड में था, तो सेकंड में चले आएगा। तो इसको यहाँ से कीजिएगा मेरे दोस्त, 25 एकाउं 25 और 25 दूनी 50, यानी 12 तिया 36 सेकंड। 36 सेकंड इज राइट आंसर होगा। लेकिन आपसे मिनटों में पूछा गया तो सेकंड को मिनट में परिवर्तन करने के लिए आपको 60 से भाग देना होता है। तो 60 से भाग दीजिएगा तो 6 से 10, 6 के 36, यानी कि 0.6 इज राइट आंसर। तो 0.6 इज राइट आंसर, ऑप्शन नंबर डी। समझ गए? ठीक है। चलते हैं 15 नंबर प्रश्न की तरफ। 15 नंबर प्रश्न में बोला जा रहा है 9 फरवरी 2024 से 20 अप्रैल 2024 तक की अवधि को 4,000 रुपये पर 6% प्रति वर्ष की दर से साधारण ब्याज क्या होगा, ये आपको बताना है। रेट आप लोग के सामने दिया गया था 6%, मूलधन भी दिया गया था 4,000 रुपये आप इन्वेस्ट कर रहे हैं। टाइम पता नहीं है, टाइम हमको निकालना है, टाइम निकालना है साल में निकालना, क्यों? क्योंकि प्रति वर्ष दे रहा है, समझ गए? ठीक है। तो सबसे पहले टाइम को हम देख लेते हैं मेरे दोस्त। 19 फरवरी को लगाया, ठीक है। लेकिन 2024 है, 2024 का लीप ईयर्स है, लीप ईयर्स है, हाँ लीप ईयर्स है। तो कितने दिन के लिए 2024 ये कितने दिन के लिए होगा? 29वां महीना होगा, यानी कि 29 10, 10 दिन इधर इन्वेस्ट किया फरवरी में। मार्च आपका 31वां महीना लगता है, ठीक है। और अप्रैल 20 तारीख तक किया ना, तो 20 तारीख तक कर दिया तो कितना हो जाएगा मेरे दोस्त? 30 20 50 51 और 10 61 दिन के लिए किया, 61 दिन के लिए क्या, लेकिन हमको साल में चाहिए, क्योंकि प्रति वर्ष खोज रहा था, हमको साल में चाहिए। साल में कन्वर्ट करने के लिए 365 से भाग देते हैं, क्या हम 365 से इसमें भाग दें? हाँ, गलत होगा, ये हमेशा गलत होगा। क्यों गलत होगा? क्योंकि ये लीप ईयर्स है, लीप ईयर्स है, तो हमेशा आपको 365 लीप ईयर जो होता है सालाना 366 दिन का होता है मेरे दोस्त। इसी के चलते इसमें अधिकतर मैक्सिमम स्टूडेंट गलती किए थे, बस यही कारण के लिए 365 से भाग दे रहे थे और आंसर नहीं आ रहे थे उनका। लेकिन 366 से भाग देना, क्यों देना है? क्योंकि लीप ईयर्स 366 दिन का होता है। तो यहाँ से देने के बाद सालाना क्या आ जाएगा? 1/6 हो जाएगा ना, 1/6 ईयर्स। तो टाइम क्या निकल के चले आया मेरे दोस्त आपके सामने? टाइम 1/6 ईयर्स,
ठीक है। तो सिंपल इंटरेस्ट क्या हो गया आप लोग के सामने? सिंपल इंटरेस्ट आप जानते हैं कि टाइम और रेट का गुणनफल होता है, तो सिंपल इंटरेस्ट 1%, यानी जितना भी धन इन्वेस्ट कर रहे हैं उसका 1% निकालिए तो साधारण ब्याज निकल के चले आएगा। तो 4000 का 1% क्या आएगा? 40 ही तो आएगा ना, तो यही आपका इंटरेस्ट होगा 40 रुपया। समझे? ठीक है, बिल्कुल ही आसान सवाल थे। चलते हैं 16 नंबर प्रश्न की तरफ। ये सवाल को बनाने के लिए सबसे पहले मेरे दोस्त बोधमास का नियम फॉलो करना होगा। बोधमास मतलब सबसे पहले ब्रैकेट, इसका सेशन हम लोग ऑलरेडी कर चुके हैं, नहीं देखे हैं तो आप लोग प्लेलिस्ट में पड़ा होगा, जाके देख सकते हैं। तो सबसे पहले ब्रैकेट का काम किया, वो भी कौन ब्रैकेट? छोटी ब्रैकेट। तो छोटी ब्रैकेट सबसे पहले हम इस पर चलते हैं। तो 5 में 2 जाएगा, क्या बचेगा? 3। 4 में 3 जाएगा 1, तो 1 ही बचेंगे ना मेरे दोस्त। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? 4 माइनस 3 प्लस 2, सॉरी 3 प्लस 3 माइनस 2 प्लस 1। ठीक है, बड़े ब्रैकेट हो जाएगा प्लस, इसमें भी छोटी कम क्रिया करना है तो 2 हो जाएगा, 3 दूनी 6, अरे 3 दूनी 6 गुना ये 2 से जाएगा 9 प्लस 4, तो ये कितना हो जाएगा? यहाँ से ये चले निकल के चले आया। तो यहाँ से यदि हम इसका करते हैं मेरे दोस्त 3 1 4, क्योंकि प्लस प्लस 8 होगा, 3 1 4, 4 में 2 गया 2, 4 में 2 जाएगा 2, 2 प्लस ये कितना हो जाएगा? 9 छके 54 और 4 58, 2 प्लस 58 कितना हो जाएगा? 60 हो जाएगा। 60 इज राइट आंसर ऑप्शन। ठीक है, तो सबसे पहले छोटी ब्रैकेट करना है, इसके बाद मंझली का करना है, इसके बाद बड़ी ब्रैकेट का काम क्लियर करना है। इजी भी आप लोग के साथ आंसर लेके चले जाएगा। चलते हैं हम लोग 17 नंबर प्रश्न की ओर। आपको बताना है 374 और 384 के बीच स्थित अभाज्य संख्याएं क्या है? अभाज्य संख्याएं कितनी अभाज्य संख्याएं ऐसी है जो 374 और 384 के बीच आता हो? समझ गए? तो 374 तो अभाज्य नहीं है, ना 375 है, ना 376 होगा, ना 377 होगा, ना 378 होगा, 379 हो सकता है। 379 एक अभाज्य संख्याएं है, 379 एक अभाज्य संख्याएं है, 384 भी इसके बीच खोज रहा है, तो 380 भी नहीं होगा, 381 भी नहीं होगा, 382 नहीं, 383 अभाज्य संख्याएं होगा। यानी 2 अभाज्य संख्याएं आप लोग के सामने निकल के आ रहा है ऑप्शन नंबर 3। बहुत ही इजी प्रश्न था ये। 18 नंबर प्रश्न बोला जा रहा है, 2 पाइप ए बी एक टैंक को 18 घंटे और 24 घंटे में भर सकते हैं। यदि दोनों पाइप एक साथ खोले जाते हैं तो पाइप ए को कितने समय घंटे के लिए बंद कर देना चाहिए ताकि वह 16 घंटे में पूरी तरह भर जाए? ठीक है, तो ए कितने घंटे में भर रहे थे? 18 घंटे में। बी कितने घंटे में भर रहे थे? 24 घंटे में। तो यानी एक आपके पास टंकी का क्षमता होना चाहिए जिसको आप भर रहे हैं। क्षमता करने का मतलब है इसका एलसीएम होनी चाहिए। तो एलसीएम क्या हो जाएगा इसको? तो इसमें सबसे बड़ी संख्या क्या है? 24 का 24 एलसीएम हो सकता है। 24 दोनों से भाग लग सकते हैं, नहीं 24 दूनी 48, नहीं 24 या 72, जी हाँ 72 दोनों से भाग लग सकते हैं। तो ये एक घंटे में कितने इकाई भर देंगे? 4 इकाई भर देंगे। ये एक घंटे में कितने इकाई भर देंगे? तो 3 इकाई भर देंगे। यहाँ तक समझ गए आप लोग? बिल्कुल। ये एक घंटे में इतने इकाई भरेंगे, ये एक घंटे में इतने इकाई भरेंगे, तभी तो ये एक घंटे में 4 इकाई भरेंगे, तो 72 इकाई को भरने में टोटल 18 घंटे का समय लगेगा। इसी प्रकार बी एक घंटे में 3 इकाई भरेंगे तो 72 इकाई को भरने में 24 घंटे का समय लग जाएगा। समझ गए यहाँ तक? तो क्या बोला जा रहा था? पाइप ए को कितने, दोनों को साथ खोला गया, याद रखिएगा। पाइप ए को कितने समय यानी कितने घंटों बाद बंद कर देना होगा ताकि 16 घंटे में टैंक पूरी तरह भर जाए? यानी 16 घंटे तो बी भी चला होगा, ए को जो बंद कर दिया, मान लिया हम ए को बंद कर दिया, बी तो 16 घंटे चला होगा, यानी 16 घंटे बी 16 घंटे में कितने इकाई भरा होगा? एक घंटे में 3 इकाई भर रहा था, तो 16 घंटे में 48 इकाई ये भरे होंगे। तो 48 72 इकाई टंकी का क्षमता है, इसमें 48 इकाई यदि माइनस कर देते हैं तो कितना इकाई? 24 इकाई बच जाएगा क्या? ठीक है, तो इसमें जो भी भरे होंगे, जितना भर के ए बंद हो गया, तो यही तो हुआ होगा। ये एक घंटे में 4 इकाई, तो 24 इकाई भरने में 6 घंटे का समय लगा होगा, यानी 6 घंटे चल के ये बंद कर दिया होगा। ये कौन? इज राइट आंसर। ठीक है, चलते हैं हम लोग 19 नंबर प्रश्न तरफ। 19 नंबर प्रश्न में बोला जा रहा है, एक वर्गाकार खेत की 15 रुपया प्रति मीटर की दर से बार लगाने की लागत 18,000 रुपया है, तो उसी खेत की 11 प्रति 100 मीटर की दर से बार लगाने की लागत क्या कीजिए, क्या होगा? ठीक है, तो यदि इतना रुपया मेरा पैसा जा रहा है, यदि 18,000 रुपया मेरा पैसा जा रहा है मेरे दोस्त 15 रुपये पर मीटर की तरफ से, तो कितना मीटर होगा मेरे यहाँ से एरिया निकल जाएगा, लगेगा ना? तो 15 एकम 15, 15 दूनी 30, यानी 1200 मीटर टोटल होगा। ठीक है, लेकिन अब 100 मीटर की दर से 11, 100 मीटर में आपका 11 रुपया लग रहा है, तो 100 मीटर से भाग देते हैं तो टोटल कितना मीटर यहाँ से 12, इसको 11 रुपया की दर से लग रहा है, तो 132 रुपया निकल के आ जाएगा। तो यही आप लोग का राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर। ठीक है, 20 नंबर प्रश्न की तरफ चलते हैं। ये थोड़ा सा प्रश्न देखने में लग रहे हैं थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड प्रश्न है, लेकिन बिल्कुल आसान प्रश्न है ये खिलौने एक शंकु के आकार का है, एक खिलौना जो है वो शंकु के आकार का है, एक अर्धगोले पे लगा हुआ है, दोनों की त्रिज्याएं 7 सेंटीमीटर है। तो यदि शंकुआकार भाग का आयतन अर्धगोले भाग के आयतन के बराबर है तो खिलौने की कुल ऊंचाई क्या होगा, ये आपको बताना।
यानी एक खिलौना था जो अर्धगोले पे लगा हुआ था, क्या मैं बोल सकता हूँ ये अर्धगोले बना लेते हैं, ये अर्धगोले था, ठीक है। एक खिलौना था शंक्वाकार में था, कहीं ना कहीं ये था जो अर्धगोले के रूप में था, ठीक है, अर्धगोले के रूप में था। यहाँ तक समझ गए आप लोग, ठीक है। तो ये कहीं ना कहीं ये आपका त्रिज्या निकल के चले आया, सेंटर के परिधि के बीच की दूरी को ही आप त्रिज्या बोलते हैं, ये भी त्रिज्या हो जाएगा, ये इसका ऊंचाई हो जाएगा, ठीक है। तो दोनों की त्रिज्याएं 7 सेंटीमीटर है, यानी ये त्रिज्याएं और ये त्रिज्याएं 7 सेंटीमीटर है, यानी त्रिज्या 7 सेंटीमीटर, समझ गए। तो यदि शंक्वाकार भाग का आयतन अर्धगोले भाग के आयतन के बराबर है, तो शंक्वाकार भाग का आयतन क्या हो जाता है, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। किसके आयतन के बराबर था, अर्धगोले, अर्धगोले का आयतन क्या हो जाता है, 2/3 पाई आर क्यू, ठीक है, क्योंकि गोले का आयतन 4/3 पाई आर क्यू जो होता है, तो अर्धगोले तो 2 से भाग देने पे आ जाएगा, तो 3 से 3 चले गया, पाई से पाई चले गया, आर स्क्वायर से जाएगा तो ये वैल्यू आर बचेगा, बचेगा ना, अरे बचेगा ना, तो क्या हो जाएगा यहाँ से, आर बराबर एच। तो आर का मान तो ऑलरेडी दिया गया था कितना, 7 सेंटीमीटर, यानी आर का मान 7 है, तो हम बोल सकते हैं एच का मान 7 निकल के चले आएगा, यानी ऊंचाई कितना निकल के चले आया मेरे दोस्त, 7 सेंटीमीटर निकल के चले आया। तो आपसे पूछा क्या जा रहा है प्रश्न में, तो आपसे पूछा जा रहा है कि खिलौने की कुल ऊंचाई कितनी है, तो ये खिलौने, ये तो ऊंचाई तो निकल के चले आया 7 यहाँ तक, ये ऊंचाई कितना निकल के चले आया 7, क्या 7 सेंटीमीटर होगा, ऑप्शन में नहीं है। लेकिन खिलौने की कुल ऊंचाई पूछ रहा है ना, तो यहाँ तक ये नीचे कौन आएगा, यहाँ से भी तो जुटेगा ये ना, तो ये क्या है, ये तो त्रिज्या, अर्धगोले का त्रिज्या ये भी तो 7 दिया गया था, लेकिन टोटल ऊंचाई बोलेंगे 7 7 14 सेंटीमीटर इज राइट आंसर, ठीक है। चलते हैं 21 नंबर प्रश्न की तरफ। 21 नंबर प्रश्न में बोला जा रहा है कि एक समबाहु त्रिभुज की भुजा एक वर्ग की भुजा के बराबर है, यानी भुजा बराबर भुजा, हम दोनों भुजा को ए मान लेते हैं, दोनों की भुजा ए है। समबाहु त्रिभुज का परिवृत्त, तो समबाहु त्रिभुज का परिवृत्त जो होता है मेरे दोस्त a/√3 हो जाता है, ठीक है। और एक वर्ग का अंतर्वृत्त, वर्ग कोई भी वर्ग है, इसका अंतर्वृत्त जो होगा, अंतर्वृत्त क्या होगा, इसका आधा होगा, भुजा का आधा होगा, यानी a/2 हो जाएगा। अंतर्वृत्त की त्रिज्या क्या होगा, a/2 होगा, तो इसका अनुपात पूछा जा रहा है क्या होगा, ठीक है। तो परिवृत्त की त्रिज्या यानी a/√3 और अनुपात a/2, ए से चला गया, इसको अनुपात में कीजिएगा 2/√3 आ गया, समझ गए, 2/√3 चले आएगा। चलते हैं, बिल्कुल इजी प्रश्न थे, ए भी 6 दिनों में कर सकते थे, बी 15 दिनों में कर सकते थे, ए अकेला दुगुना, ये कल हमने सवाल को किए थे मेरे दोस्त, कल हमने ये सवाल को किए थे, तो इसका आंसर आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, ठीक है। चलते हैं हम लोग 23 नंबर प्रश्न पे। 23 नंबर प्रश्न में बोला जा रहा है एक बैग में 1 रुपया 2 रुपये के सिक्के हैं, सिक्कों की कुल संख्या 10 है, तो उनका मूल्य 16 रुपये है, ठीक है। तो 2 रुपये के सिक्के और 1 रुपये के सिक्के की संख्या का बीच का अंतर क्या है, ये आपको बता रहा है। तो यदि सिक्कों का संख्या कुल संख्या 10 है, सिक्कों का कुल संख्या 10 है मेरे दोस्त, तो वो हो सकता है एक संख्या 1 हो और दूसरा 9, हो सकता है 2 और 7 हो सकता है 3 और 6 सॉरी 3 और 7, सॉरी माफ कीजिएगा 2 और 8 हो सकता है 3 और 7 हो सकता है 4 और 6 हो, या हो सकता है 5 या 5 हो, यही तो हो सकता है ना, अरे इतने ही तो संभावना है ना होने का सिक्के की संख्या, तो 1 रुपया और 2 रुपया, ठीक है, लेकिन 16 रुपया मूल्य आना चाहिए, यहाँ तक समझ के बिल्कुल कॉमन सेंस से हम लोग बनाएंगे। तो मान लीजिए यदि हम मान लेते हैं कि 1 रुपये की सिक्का 1 को है और 2 रुपये की सिक्का 9 को है, यदि ये 1 को है ये 9 को है, ठीक है, तो 9 1 10, सिक्का तो टोटल संख्या 10 आ गया, तो क्या रुपया 16 आ जाएगा, हमको ये प्रूव करना है, तो ये 1 रुपया हो गया, ये 18 यानी 18 19 रुपया होगा, यानी ये नहीं हो सकते, समझ गए, यानी ये आपका नहीं हो सकते हैं। यदि 2 नंबर हम पकड़े 2 और 8, यदि हम इसको 2 इसका 8 पकड़े, तो क्या ये 2 रुपया 8 दूनी 16 16 2 18 रुपया, ये भी नहीं हो सकते, ठीक है। इसी प्रकार 3 7 पकड़े, तो ये 3 रुपया, ये 7 रुपया पकड़े, 7 सिक्के की संख्या पकड़े, तो 3 सिक्के 1 रुपया में 3 हो जाएगा 3 रुपया, और 7 सिक्के 2 रुपया का सिक्के है, 7 सिक्के का 14 14 3 17, ये भी नहीं सकते, यानी इससे थोड़ा छोटा आएगा, तो 4 सिक्कों हम लेते हैं, तो यदि 4 सिक्का 1 रुपये का है और 6 सिक्का जो है 2 रुपये का, यानी ये 12 रुपया हो जाएगा, ये 4 रुपया हो जाएगा, क्या दोनों का योग 16 रुपया आ रहा है, जी हाँ ये 16 रुपया आ रहा है, क्या दोनों सिक्के का 10 संख्या आ रहा है सिक्के का, जी हाँ आ रहा है, ये प्रूव हो गया, यानी 4 और 6 हो सकते हैं, इसी का अंतर पूछा जा रहा है, तो अंतर ध्रुव करके चले आए, ठीक है। तो इसको चाहे तो आप एक्स मान के भी बना सकते थे, वहाँ पे नहीं गए, बिल्कुल इजी वे आप यहाँ जब सिक्के की संख्या दिया गया है और रुपया भी दिया गया है, तो हम इजी वे यहाँ से करके निकाल सकते हैं, ठीक है। 24 नंबर में क्या बोला जा रहा है मेरे दोस्त कि 2 ट्रकों की चाल का अनुपात 7:4 के अनुपात में है, तेज ट्रक को 196 किलोमीटर की दूरी तय करने में दूसरे ट्रक से 7 घंटे कम समय लगते हैं, तो धीमी ट्रक की चाल क्या होगा बताइए। तो मान लेते हैं चाल x किलोमीटर प्रति घंटा होगा, तो पहली चाल जो हो जाएगा 7x होगा, दूसरी चाल जो होगा 4x होगा, तो यही बोल रहा था कि 196 किलोमीटर दूरी चलने में जो समय लगेगा ना, जो समय लगेगा मेरे दोस्त,
इस समय का अंतर 7 साल होगा। बस यहाँ से आप लोग प्रूव कर लीजिएगा, यहाँ से आप लोग का एक्स का मान निकल जाएगा या एक्स का वैल्यू आप लोग पुट करके निकाल सकते हैं, ठीक है। और इस सवाल को हम, ये तो हो गया पहली मेथड। अब सेकंड मेथड से हम लोग जानते हैं, सेकंड विधि से ऑप्शन विधि उसको आप कैसे बना सकते हैं, ऑप्शन से इस सवाल को आप कैसे कर सकते हैं, क्योंकि ऑप्शन से भी सवाल को बनाना अपने आप में एक कला है मेरे दोस्त, ठीक है। क्योंकि कोई भी सवाल जो लेंदी प्रोसेस में बन रहा है ऑप्शन से चुटकी में बन सकता है। तो अनुपात यदि 7 और 4 का अनुपात मान लिया, तो मान लिया कि 12 किलोमीटर प्रति घंटा धीमी गति से चलने वाला ट्रक है, ठीक है। तो धीमी गति से, तो इसमें 4 के अनुपात में यदि इसका 12 है 4, तो 1 का अनुपात 3 यानी इसका 21 होगा, 21 किलोमीटर प्रति घंटा, इसका 12 किलोमीटर प्रति घंटा होगा या नहीं होगा, मैं ये पूछना चाह रहा हूँ, ठीक है। जरूर होगा, ये हो जाएगा। तो ये बोला जा रहा था कि 196 किलोमीटर जा रहा है, तो धीमी गति से जा रहा होगा 12 किलोमीटर पर घंटा, यानी कितना समय जाने में लगा होगा। और 196 किलोमीटर ही 21 किलोमीटर प्रति घंटा से 4 से दूसरा जाना, यदि दोनों का अंतर कर देंगे तो समय का अंतर 7 आ जाएगा। तो आपको ये प्रूव करना है क्या सच में दोनों का अंतर करने के बाद 7 के बराबर आ रहा है या नहीं आ रहा है, ठीक है। तो हम यहाँ से करते हैं, तो 4 तिया 12, 4 चौके 16, 4 नवा 36, 7 तिया 21, 7 दूनी 14, 7 आठी 56। तो यहाँ से एलसीएम यदि 3 लेते हैं मेरे दोस्त, तो इसमें जाएगा कितना बचेगा, 21 बचेगा, 7 तिया 21। जी हाँ, प्रूव हो गया, 7 बराबर 7, ठीक है। तो आप ऑप्शन से भी बना सकते हैं, तो या तो आप इस मेथड से भी बना सकते हैं, जिस तरीका से बने वहाँ से बना। ये तो एक्स का वैल्यू यहाँ पे आप 12 पुट कर सकते हैं, ठीक है। तो एक्स का वैल्यू पुट करके भी आप यहाँ से नॉर्मली निकाल सकते हैं। चलते हैं आज के लास्ट नंबर प्रश्न, 25 नंबर प्रश्न पे। आज थोड़ा कुछ लेंदी हो गया मेरे दोस्त, ठीक है। एक व्यक्ति अपनी आय का 60% बचाता है, तो उसका BI 400 रुपया है। तो यदि उसका टोटल आय यदि हम 100% मान लिए, 100% यदि टोटल आय मानते हैं, तो 60% बचत करता है, तो खर्च कितना करता होगा, 40%। 40% तो खर्च करता होगा ना, तो यही तो खर्च 400 रुपया कर रहा है, तो यानी 40% का वैल्यू 400। 100% हमेशा हम आय को मानते हैं, तो 100% जो हो जाएगा कितना हो जाएगा, 1000 हो जाएगा। यही आप लोग का राइट आंसर होगा, 1000, ठीक है। तो ये था आज आप लोग का 22 टोटल 25 प्रश्न हम लोग यहाँ से बिल्कुल इजी में कर चुके हैं, जिसमें से 1 या 2 प्रश्न ऐसा है जो रिपीटेड प्रश्न है, जो कि पिछले होते में पूछे गए थे। तो सेशन कैसा लगा आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, पसंद आया तो लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा, ठीक है। तो अभी तक चैनल से नहीं जुड़े मेरे दोस्त, चैनल से जुड़ जाइएगा। इसी तरह आप लोग के लिए क्लास, इंपॉर्टेंट क्लास आने के लिए, ठीक है। और आपको टेलीग्राम चैनल से ज्वाइन हो जाइएगा, कोई भी अपडेट्स पल पल पाना चाहते हैं तो सबसे पहले टेलीग्राम चैनल पे आप लोग को प्रोवाइड किया जाता है। तो अभी के लिए इतना ही, धन्यवाद, मिलते हैं कोई नेक्स्ट सेशन में। जय हिंद।